वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो वापस से हम आ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के, जहां पर बात होने वाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद कैपेसिटेंस के बारे में। तो पोटेंशियल का पार्ट हमने क्लियर किया था, जो लोगों ने नहीं देखा था पहले 8 लेक्चर देख करके उसको कंप्लीट कर लीजिए और 9th लेक्चर में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो मैं बता दूं, ये है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, राइट। तो कैपेसिटेंस एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है, कैसा कॉन्सेप्ट, नेचर कह लीजिए इसको। और किसी के नेचर को हम एग्जैक्टली ये बता सकते हैं कि उसका नेचर अच्छा है या कितना अच्छा है या कितना कम है, ये डिसाइड कर सकते हैं उसके नेचर से। लेकिन किस प्रकार का नेचर, पहले वो डिसाइड करते हैं। तो यहां पर कैपेसिटेंस वर्ड आपने पहले भी किसी वेल के लिए सुन रखा होगा, कुएं वगैरह में आपने देखा होगा। जैसे जैसे आप किसी कुएं में पानी भरते हो तो पानी का अमाउंट जैसे जैसे बढ़ता जाता है, तो वैसे वैसे हम ये कहते हैं कि हाँ इसमें लेवल बढ़ रहा है। तो लेवल बढ़ने से हम ये कहते हैं कि इस कुएं की कितनी कैपेसिटी होगी, वो वाटर स्टोर कर सकता है। सिंपली आपने वाटर टैंक देख रखा है, वाटर टैंक में वाटर स्टोर करते हो तो उसका लेवल बढ़ता है। और आप ये कह सकते हो कि हमारे घर में जो टैंक है वो 500 लीटर वाटर स्टोर कर सकता है। इसकी कैपेसिटी क्या हो गई, 500 लीटर। सिंपली आपके घर में जो टैंक होगा वो 1000 लीटर का होगा। तो आप कह सकते हो कि हमारे घर में जो टैंक है वो 1000 लीटर कैपेसिटी का है। तो कैपेसिटी इज सिंपल टर्म डिफाइंस द एबिलिटी टू स्टोर द अमाउंट, और व्हाटएवर इट इज, जो भी अमाउंट आप स्टोर करना चाहते हो वो कर सकते हो। लेकिन यहां पर बात हो रही है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में। तो यहां पर क्या स्टोर करना है, एग्जैक्टली यहां पे चार्ज स्टोर करना है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी बॉटल में या फिर किसी सिस्टम पर जैसे जैसे चार्ज स्टोर करते हो या फिर किसी अमाउंट को स्टोर करते हो, तो वैसे वैसे उसका क्या बढ़ता जाता है, एग्जैक्टली उसका लेवल बढ़ता है। तो मान लीजिए कि ये मेरे पास जैसे ये बॉटल है, इस बॉटल में हमने लिक्विड स्टोर किया, तो लिक्विड के स्टोर करने से इसमें क्या बढ़ता जाएगा, एग्जैक्टली लेवल बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी। और ये कब तक बढ़ेगी, एक लिमिट तक बढ़ेगी और इसके बाद ये ओवरफ्लो हो जाएगा, लीक करने लगेगा। तो एग्जैक्टली जब तक ये लीक नहीं करता है तब तक ये लिक्विड को स्टोर करेगा, और इसकी इस लिमिट को एग्जैक्टली हम कहेंगे कैपेसिटी ऑफ द बॉटल। एक्चुअली ये लिक्विड है और लिक्विड बेसिकली मेजर किया जाता है वॉल्यूम में, और वॉल्यूम इसका होगा लीटर में या ml में। तो इस बॉटल की अगर मैं एबिलिटी की बात करूं, कैपेसिटी की बात करूं, तो ये 500 ml की कैपेसिटी का है। तो यहां पे लिक्विड आप स्टोर करते हो, इसके ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए आप कहते हो कि ये 500 ml का है। लेकिन यहां पर अगर मैं चार्ज के बारे में बात करूं, तो चार्ज तो कोई लिक्विड है नहीं, तो चार्ज पर भी हमें मेजरमेंट करना है। तो चार्ज का मेजरमेंट कैसे होता है आप जानते हो, वैसे मैं आगे बताने वाला हूं कि कैसे हम इसको मेजर करेंगे। तो चार्ज को जब आप किसी सरफेस पर स्टोर करते हो तो उसका लेवल यहां पोटेंशियल का डिफाइन होता है। एग्जैक्टली जैसे जैसे आप किसी सरफेस पर, ध्यान दीजिएगा, चार्ज को सरफेस पर रखा जाता है, फ्री स्पेस में नहीं रखते हम लोग। तो चार्ज को जैसे जैसे किसी सरफेस पर स्टोर करते हैं तो उस सरफेस का क्या बढ़ेगा, एग्जैक्टली पोटेंशियल बढ़ेगा। और पोटेंशियल कब तक बढ़ेगा, एक लिमिट तक बढ़ेगा। जैसे कि इस बॉटल के बारे में मैंने बात करी, तो जैसे आपने लिक्विड भरी तो इससे लेवल बढ़ा, वैसे ही जब किसी सरफेस पर आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे स्टोर करते जाएंगे अमाउंट ऑफ चार्ज, वैसे उसका पोटेंशियल बढ़ेगा और एक लिमिट तक ही बढ़ेगा। और उस लिमिट से क्या डिसाइड होगा, उस सरफेस की एबिलिटी, एग्जैक्टली कैपेसिटी और एबिलिटी, उसी कॉन्सेप्ट, उसी सरफेस के बारे में बात हो रही है। तो उस सरफेस की इस एबिलिटी को कैपेसिटेंस ऑफ द सरफेस कहेंगे, राइट। तो सबसे पहला तो टर्म ये हो गया कि कैपेसिटेंस एक्चुअली डिफाइन कैसे करेंगे। तो एक सिंपल से टर्म से अगर मैं बताऊं तो ये होता है द एबिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ चार्ज अपॉन द सिस्टम। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो सिंपली आपने ये तो बात सुन ली कि कैपेसिटेंस इज नथिंग, बस ये एबिलिटी डिसाइड करता है चार्ज के स्टोरेज की। तो हर अलग अलग सिस्टम की अलग अलग एबिलिटी होती है, कैपेसिटेंस होता है, राइट। और ये डिसाइड किससे होता है, एग्जैक्टली डिसाइड ये होगा कि वो कितने लेवल तक जा सकता है, उसके लेवल से, उसके अमाउंट ऑफ स्टोरेज से डिसाइड होता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी होगी।
तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही है। और एक बात याद रखिएगा कि जैसे अगर मैं किसी बॉटल के बारे में बात कर रहा था, तो मेरे पास ये बॉटल था, तो बॉटल में एक लिमिट तक आपने स्टोर किया, फिर उसके बाद लीक होने लगता है, और जब लीक होने लगेगा तो वो मेरे किसी काम का नहीं, ओवरफ्लो होगा, तो वो सिर्फ बाहर वेस्ट हो जाएगा। सिंपली अगर किसी सरफेस पे आप स्टोर करते हो तो एक लिमिट तक स्टोर होगा, और फिर उसके बाद लीक होने लगेगा, एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसको ये आयनाइज करना स्टार्ट कर देगा, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। तो याद रखिए कि हमें केवल उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज से मतलब है जो कि हम सरफेस पर स्टोर कर सकते हैं, राइट। आइए देखते हैं। तो आप क्या समझे कि किसी सरफेस पर स्टोर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज किससे डिसाइड होगा, उसके पोटेंशियल से डिसाइड होगा। किसी सरफेस पर अमाउंट ऑफ चार्ज जैसे इंक्रीज होगा तो सरफेस का पोटेंशियल भी वैसे वैसे इंक्रीज होगा, क्योंकि पोटेंशियल इज व्हाट, अमाउंट ऑफ वर्क डन ही तो होता है। तो ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा पोटेंशियल इंक्रीज होगा। और मैं किसी बॉटल से कंपेयर करूं तो उसमें लिक्विड का अमाउंट जो है वो एक्चुअली चार्ज है, और जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ रहा है एक्चुअली वो उसका पोटेंशियल है, राइट। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ चार्ज के साथ उस सरफेस का क्या बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो बस, और ये सारी चीजें डिसाइड होंगी उसकी एबिलिटी से, उस सरफेस की अपनी कैपेसिटी होगी, उस सरफेस का अपना कांस्टेंट होगा। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट मिलेगा, और ये कांस्टेंट कोई और नहीं, एक्चुअली उस सरफेस का कैपेसिटेंस कहलाता है, राइट। तो यही डिसाइड करता है कि हम उस सरफेस पर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, कितने अमाउंट ऑफ पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर C = क्या लिखा जा सकता है, Q/V, राइट। और यहां आपको बताना होगा where C is what, C is capacitance of the system या surface, जिस सरफेस पे आप क्या कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे, क्या, अमाउंट ऑफ चार्ज, राइट। तो ये कहानी हो गई। अब आप ये याद रखिए कि जैसे ही आप ये कहते हो कि हाँ हमने किसी सरफेस की कैपेसिटी डिसाइड कर ली, कैपेसिटी निकालना सीख लिया, तो आपको ये बताना होगा कि आप मेजर भी तो करोगे। इसे मेजर किसमें करोगे, तो आइए इसको मेजर किसमें करेंगे, क्योंकि यही C जो है उस सरफेस की कैपेसिटी है। और कैपेसिटी को आप ऐसे बता सकते हो कि जैसे किसी ह्यूमन बीइंग्स में क्या होते हैं, एक्चुअली उसकी ह्यूमैनिटी होती है, उसकी आइडियलनेस होती है, वो कितना अच्छा पर्सन है, तो मतलब उसके अंदर की कैरेक्टरिस्टिक जो कहते हो, कैरेक्टरिस्टिक, एक्चुअली सी उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे ह्यूमन बीइंग में कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से सरफेस की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है जिससे वो चार्ज स्टोर करता है, राइट। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, राइट, ये सरफेस नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक। अब मैं इस कैरेक्टरिस्टिक के मेजरमेंट के बारे में बात करूं तो इसके मेजरमेंट हम लोग इसमें करेंगे, इसके यूनिट से बता सकते हैं। तो इसका यूनिट होता है कूलाम पर वोल्ट, राइट। तो इसकी यूनिट होती है कूलाम पर वोल्ट, या फिर इसको हम लोग और कहते हैं फैरेड, राइट। फैरेड इज द यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस। और ये यूनिट ऑफ कोर्स ह्यूज यूनिट है, इसके बारे में मैं आगे आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो इट इज huge unit of capacitance, मतलब कैपेसिटेंस का एक बहुत बड़ा यूनिट है फैराड, राइट। याद रखेंगे कि फैराड जो है उसकी स्टैंडर्ड SI यूनिट है और एक बहुत बड़ी यूनिट के फॉर्म में लिखा जाता है। इसकी जो डोमेस्टिक यूनिट है, जो कि हम लोग बेसिकली अलग अलग जगहों पे यूज करते हैं, जैसे कंडेंसर्स में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, उन सब में हम जो यूज करेंगे वो डोमेस्टिक यूनिट के फॉर्म में यूज करते हैं। और उसकी डोमेस्टिक यूनिट इससे काफी कम होती है। और वो क्या होती है, डोमेस्टिक यूनिट है स्मॉल यूनिट, उसको देख लेते हैं। पहला है जैसे माइक्रो फैराड। माइक्रो का मतलब आप समझते हैं कि फैराड जो है यूनिट है। तो फैराड जब भी आता है तो आप समझ जाते हो कि एक्चुअली बात किसके बारे में हो रही है, अमाउंट ऑफ चार्ज के स्टोरेज के बारे में बात हो रही है। ये होता है 10⁻⁻⁶ फैराड, राइट। और सिंपली अगर मैं बात करूं, इसको पिको फैराड के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। दिस इज पिको फैराड। पिको इज मच स्मॉलर देन माइक्रो, और इसकी वैल्यू 10⁻12। और इसके अलावा लोग इसको NF भी लिखते हैं, जैसे नैनो फैराड 10⁻10F, राइट। ये हो गया इसकी डोमेस्टिक स्मॉलर यूनिट्स। अब मैं इसकी डायमेंशन के बारे में बात कर लूं थोड़ा। तो इसका बच्चों डायमेंशन भी जान लीजिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है इसका डायमेंशन भी समझना। डायमेंशन एक्चुअली ये बताता है कि इसको हम फंडामेंटल टर्म्स में किस किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। तो C = क्या बताया था मैंने, कूलाम पर
वोल्ट, राइट, कूलम पर वोल्ट। अब मुझे बताइए कि कूलम पर वोल्ट में कूलम का तो आप समझते हो, वोल्ट मींस व्हाट, तो जूल पर कूलम, राइट, जूल पर कूलम लिख सकते हो। तो सिंपली आप इसे लिख सकते हो क्या, जूल पर कूलम। तो ये आपने लिख दिया कूलम पर जूल पर कूलम, राइट। तो कूलम ऊपर और ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर, तो C इज इक्वल टू कूलम स्क्वायर अपॉन जूल। और कूलम का क्या होता है, ऑफ कोर्स 80, राइट, 80 और फिर पावर में 2 और अपॉन में जूल, जूल का क्या होगा बच्चों, ml2t-2, राइट। सिंपली ये हो गया। और इसको आप फाइनली एक्सप्रेस करना चाहो तो देखिए मैं यहां पे कर दूं क्या, ये देखिए इसको मैं लिख सकता हूं फाइनली, ऊपर शिफ्ट कर देता हूं तो ये हो जाएगा m, ऊपर आप शिफ्ट करोगे तो -1, L2 और L2 ऊपर शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा -2 और सिंपली T2 -2 है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव और यहां पे पहले से पॉजिटिव तो ये पावर 4 हो जाएगा, सिंपली 8 पावर 2 तो ये हो जाएगा A2, राइट। तो ये हो जाएगा कैपेसिटेंस का डायमेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों कि ये आपको कैपेसिटेंस का डायमेंशन आना चाहिए। तो आपने क्या समझा, किसी सरफेस की जो कैपेसिटेंस होगी वो सरफेस की कैपेसिटेंस एक्चुअली अमाउंट ऑफ स्टोरेज ऑफ चार्ज को डिसाइड करती है और उसको मेजर किस में करते हैं, उसको मेजर करेंगे किसमें, कूलम पर वोल्ट में। और याद रखिएगा कि इस पूरे चैप्टर, पूरे सिनेरियो का जो मेन लीड हीरो है, मेन लीड एक्टर है वो है C इज इक्वल टू Q बाई V। और याद रखिए कि आगे आने वाले सारे टर्म्स में हम C इज इक्वल टू Q बाई V की बात करने वाले हैं, राइट। तो अब हम बात करेंगे कि अगर मेरे पास ऐसे कैपेसिटेंस है तो किस किस सिस्टम का हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, आइए देखिए। तो हमारा बच्चों नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर, राइट। तो हमारे पास एक आइसोलेटेड स्फीयर है, आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर, मेटालिक स्फीयर। आइए निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं किसी आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर के बारे में बात करूं तो क्या होगा। तो चलिए, ये मेरे पास एक आइसोलेटेड स्फीयर है जिसको हमने यूनिफॉर्मली क्या कर रखा है, चार्ज कर रखा है, क्योंकि बिना चार्ज स्टोर कराए आप इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे। और हर सिस्टम का अपना कैपेसिटेंस होता ही है, तो इसका भी होगा। तो आपको पता ही है कि ये इसकी जो रेडियस है वो ऑफ कोर्स r है, और मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी मेटालिक स्फीयर हो या कोई भी स्फीयर हो उसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो एक्चुअली इक्विपोटेंशियल होता है। तो इसके पूरे सरफेस पर इक्विपोटेंशियल है, अंदर भी पोटेंशियल होगा ऑफ कोर्स, और ये सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। और आइसोलेटेड होने का मतलब ये हो गया कि ये किसी आपने इंसुलेटेड स्टैंड पे रख रखा हुआ, राइट। तो आइए चेक करते हैं कि अगर मैं इसका कैपेसिटेंस निकालूं तो क्या होगा। तो पहले तो आपको ये पता है कि द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द मेटालिक स्फीयर क्या होगा, द इक्विपोटेंशियल of the metallic sphere, कॉमा दे दीजिए, V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R, राइट। यही होता है, इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो, राइट। तो हमारे पास ये मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस R है और इस सरफेस का जो पोटेंशियल होगा वो यही होगा 1/4 pi epsilon naught Q by R। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वाले लेक्चर को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया इसका पोटेंशियल। आगे बात करें कैपेसिटेंस। नाउ मैंने क्या कहा था, हर इस चैप्टर का, इस टॉपिक का वेरी इंपॉर्टेंट लीड एक्टर कौन है, तो लीड हीरो है इसका C is equal to Q by V। तो नाउ कैपेसिटेंस निकालना है तो इसी से चलेंगे। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर, आइसोलेटेड स्फीयर क्या होगा, C is equal to Q by V, राइट। ऐसे ही कुछ होता है। और हमें अगर लिखना होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q by V। V की जगह पे आप लिख सकते हो 1/4 pi epsilon naught Q by R। ये कैपिटल R एक्चुअली रेडियस ऑफ द स्फीयर है, ओके। तो जो कैंसिल होगा, कैंसिल करेंगे तो Q वाला टर्म तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो यहाँ पे आपको C इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 pi epsilon naught R, राइट। तो ये याद रखें कि ये आपका कैपेसिटेंस आ गया। अगर मैं किसी मेटालिक स्फीयर के बारे में बात करूं तो मेटालिक स्फीयर के अंदर क्या था, एक हॉलो स्पेस था। हॉलो स्पेस में क्या होता है, ऑफ कोर्स कुछ नहीं है, तो एयर या वैक्यूम कह सकते हो, राइट, एयर या वैक्यूम। ये आपको मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप चाहो तो ऐसे लिखो, चाहो तो आप इसको लिख सकते हो C naught is equal to 4 pi epsilon naught R। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं किसी एयर
स्पेस का अगर कोई मेटालिक स्फीयर लूं और उसको चार्ज करूं तो उस पर जो कैपेसिटेंस है वो किस पर डिपेंड करता है, एक्चुअली उसके रेडियस पर डिपेंड करता है। रेडियस मतलब उसका साइज पर डिपेंड करेगा। 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट और एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है उसे रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कैपेसिटेंस है वो किस पर डिपेंड करता है, आर पे, और जितना ज्यादा आपका साइज होगा उतना ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी। तो इसकी कैपेसिटी के लिए अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो कुछ इस तरीके का ग्राफ प्लॉट होगा और ये स्लोप एक्चुअली बढ़ता हुआ जाएगा, एग्जैक्टली बढ़ रहा है। तो याद रखें कि आपका जो कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर है उसमें कैपेसिटेंस ऑफ एंड रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसा जो कर्व है वो प्रोपोर्शनलिटी का कर्व इसी तरीके से बढ़ेगा, याद रखिएगा। इतना होने के बाद एक छोटा सा नोट पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं बच्चों। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इनके बीच में या ये जो हॉलो स्पेस है, फ्री स्पेस है, उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक दे दें। डाइलेक्ट्रिक आपको याद होगा जैसे कि वैक्स, ऑयल या फिर कोई वाटर ले सकते हो, प्योर वाटर ले सकते हो। तो आप ऐसे कोई मटेरियल ले सकते हो जो कि इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर मटेरियल को इनके अंदर भर दिया जाए तो क्या होगा, तो आपको याद होगा कि जब हम कोई मीडियम लेकर के आते हैं तो फ्री स्पेस जो है वो रिप्लेस हो जाता है उस मीडियम की परमिटिविटी से। तो मीडियम की परमिटिविटी से रिप्लेस होगा मतलब उसकी डाइलेक्ट्रिक वैल्यू आ जाएगी उसमें, और एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आ जाएगा, के हो जाएगा, राइट। तो यहां पे आपको क्या लिखना होगा, इफ डाइलेक्ट्रिक फील्ड inside the sphere, राइट। तो यहां पे अगर मैंने यहां डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो आपका ये फॉर्मूला जो है V वो V डैश हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई R, राइट। यहाँ पे साथ में कैपिटल K है ये, तो ये एक्चुअली K क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, और सारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में मैंने पहले बता रखा है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो उतनी कम कर देगा पोटेंशियल को, राइट। ऐसा ही यहाँ पे देख करके मिल रहा। बाकी डिटेल में बातें हम लोग आगे करने वाले हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम में नहीं आना है, आपको ध्यान दीजिएगा कैसे ये काम करेगा, इसको हम आगे भी डिस्कस करने ही वाले हैं। नाउ अब आपको क्या मिलेगा, कैपेसिटेंस। नाउ कैपेसिटेंस जो है वो मिलेगा C इज इक्वल टू, जो चीजें ऐसे हैं एग्जैक्टली वैसे ही लिखेंगे, बस यहाँ K लिखोगे तो K शिफ्ट होकर ऊपर आएगा, और अब आपका जो नया फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K साथ में R। ये क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे कि अगर मेरे पास कोई ऐसा मेटालिक स्फीयर है जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसे केस में कैपेसिटेंस जो है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R होगा। नाउ अब आप इन दोनों का रिलेशन चेक करना चाहो तो C नॉट और C के बीच में, तो आप इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको डिवाइड करने पर मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R, और नीचे आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R जो कैंसिल होगा, कैंसिल करोगे तो C नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे ये ऐसा लिखा जा सकता है सिंपली। तो C अपॉन C नॉट इज इक्वल टू K, दिस इज द एग्जैक्टली एक्सप्रेशन ऑफ द C अपॉन C नॉट, एग्जैक्टली कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू K, राइट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग इसका एग्जांपल देख सकते हैं। एक्चुअली आपका जो कैपेसिटेंस है विद डाइलेक्ट्रिक वो भी इंक्रीज ही कर रहा है डाइलेक्ट्रिक के साथ। ये देख करके आपको क्लियर हुई क्या, एग्जांपल देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये एग्जांपल, और इस एग्जांपल से हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अगर मुझे आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर्स मिले या आइसोलेटेड किसी स्फीयर के कैपेसिटेंस निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, वो सब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। याद रखें कि कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट हमारी लाइफ में उतनी ही है जितनी कि आप किसी बॉटल में पानी भरकर रखने के लिए चाहते हो। एग्जैक्टली आप किसी बॉटल में लिक्विड या फिर किसी कंटेनर में अमाउंट भर के रखते हो, क्यों रखते हो, ताकि आपके और सर्कमस्टांसेस में वो आपके काम आ सके। एग्जैक्टली इसीलिए यहाँ पर भी अमाउंट ऑफ चार्ज की स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। तो जब हम इसमें स्टोर कर पाएंगे तभी तो हम ऐसे इक्विपमेंट को दे पाएंगे जिनको प्रॉपर जरूरत होगी। तो जिनको जरूरत होगी हमें चार्ज देने की, तो उसके लिए हम स्टोर करके रखते हैं और दे सकते हैं। तो यही कहानी हो गई कैपेसिटेंस की। अब इस कैपेसिटेंस में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था किसी मेटालिक स्फीयर की, तो मेटालिक स्फीयर के बेसिस पर ही क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसका डायमीटर एक्चुअली हमने लिया क्या है। अब पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अ मेटालिक स्फीयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर, इट्स कैपेसिटेंस विल बी व्हेन इट्स डायमीटर ट्वाइस
देन इट्स कैपेसिटेंस विल बी, मतलब यहाँ पे आपको 12 सेंटीमीटर के डायमीटर का तो कैपेसिटेंस निकालना ही है, साथ ही डायमीटर को ट्वाइस कर दे तो भी कैपेसिटेंस निकालना है, राइट। तो डायमीटर को आप क्या लिख सकते हो 12 सेंटीमीटर, इससे आप रेडियस निकाल सकते हो, तो d/2 कर दीजिए तो ये 6 सेंटीमीटर बच्चों आ जाएगा, चेंज कर लीजिएगा। नाउ अब आपको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, तो C क्या होता है 4πε0r। ये एक्चुअली एयर कैपेसिटेंस के लिए बात हो रही है, मतलब उनके बीच में एयर है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टिव के बारे में बात भी नहीं हुई, इसीलिए एग्जैक्टली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू आपको पता ही है 1/9 × 10⁻⁹ होता है, क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता थी, ये उसका उल्टा है, रेसिप्रोकल, और इनटू में 6 × 10⁻⁻2 कर सकते हो। सिंपली जो कैंसिल होगा कैंसिल कर सकते हो, तो ये हो जाएगा कितना 2/3, राइट। और ये हो जाएगा 10⁻9 और ये होगा 10⁻2, तो ये हो जाएगा 10⁻11। याद रखिए आपको ये फैरेड में मिला है, लेकिन आपको किस में देना है, आपको ये इसको शॉर्ट फॉर्म में देना है, मतलब डोमेस्टिक फॉर्म में देना है। तो डोमेस्टिक फॉर्म में कैसे देंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/3, और ये हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो 10⁻12, फाइनली हो जाएगा 20/3, और ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻12 को पिको फैराड लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका आंसर, राइट। तो फाइनली आपका कैपेसिटेंस आ गया। अब आपसे पूछूं कि डायमीटर ट्वाइस कर दे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तो ये आपका होमवर्क होगा, तो सेकंड पार्ट आप इसको कर लीजिएगा कि व्हेन डायमीटर अगेन ट्वाइस, तो डायमीटर ट्वाइस का मतलब रेडियस ट्वाइस, और जैसे रेडियस ट्वाइस हो जाएगा तो कैपेसिटेंस भी ट्वाइस हो जाएगा, मतलब आपको यहाँ पे लिखना होगा कि C यहाँ पे 40/3 हो जाएगा, मतलब कि ट्वाइस हो जाएगा। ये आपका होमवर्क होगा, कर लीजिएगा याद से। इधर आइए एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूं, क्वेश्चन को सुन लीजिए ध्यान से, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इफ कैपेसिटेंस ऑफ द आइसोलेटेड स्फीयर इज 3 × 10⁻9 फैराड, देन द डायमीटर ऑफ द स्फीयर विल बी। क्या आप इसे कर सकते हो, बिल्कुल कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो C दे रखा है 3 × 10⁹ फैराड, राइट। तो यहां से C हो जाएगा 4πε0, और साथ में क्या हो जाएगा, साथ में हो जाएगा आपका R, ये, और यहां से आपको R निकाल लेना चाहिए। तो आप R कैसे निकालोगे, तो R हो जाएगा C/4πε0, और यहां से आप C की वैल्यू रख लीजिए, 4πε0 की वैल्यू 1/9 × 10⁻9 रख लीजिए, करके सॉल्व कर लीजिएगा, आपको R की वैल्यू मिलेगी। डायमीटर पूछा है तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डायमीटर भी मिल जाएगा, कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क होगा। तो आज के लिए बच्चों हमने इसके एग्जांपल्स देख लिए, आज के लिए हम लोग यहीं पे ड्रॉप करेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो बात करेंगे आपके प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में क्या नीड है कैपेसिटर की, ये सब बातें बारे में बातें अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।